चलिए तो सभी लोग जुड़ जाइए। अच्छा, वीडियो में लाइट नहीं आ रहा है, आ जाएगा लाइट। वीडियो में आज ब्लैक ब्लैक आ रहा है, खैर कोई, मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, लाइट आ जाएगा, बिल्कुल लाइट आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। असली में क्वेश्चंस समझ में आना चाहिए, पढ़ाई में आना चाहिए। आज बेहतरीन 25 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, और 25 क्वेश्चन लाया हूँ। काफी नया क्वेश्चन है, अच्छे अप्रोच के क्वेश्चन है। बच्चों का शिकायत था कि सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं, बच्चों की शिकायत थी कि सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं। आज मैं वो शिकायत दूर कर दिया हूँ। 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, बाकी अन्य विषयों का क्वेश्चन है। तो जितने अधिकतम लोग के पास लिंक शेयर करना है कर दीजिए, ताकि 100 बच्चे जुड़े। देखिए टारगेट है शुरुआत में 100 बच्चों का, वैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 जुड़े, वो दिन का इंतजार है। इसलिए मैं अच्छे प्रश्न लाता हूँ आपके लिए। और बिल्कुल कुछ लोगों का प्रश्न भी था कि सर इस एग्जाम में काम आएगा, उस एग्जाम में काम आएगा। मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा रखता हूँ ताकि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बिहार दरोगा, यानी चपरासी से लेके कलेक्टर बनने तक का क्वेश्चन इसमें होता है। मतलब डिस्कशन को मिलाकर आप ऐसा मान लीजिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इस टाइप का होता है कि आप अगर लगातार 20-25 डिस्कशन मेरे से यूट्यूब पे कर लिए, डिस्कशन मेरा कर लिए, तो मैं लिख के देता हूँ स्टूडेंट्स आपका सिलेबस का 70-80% कंप्लीट है। बस लगातार डिस्कशन लेते रहिए, जुड़ते रहिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और मैक्सिमम वीडियो को शेयर भी कीजिए। लिंक शेयर करना जरूरी है ताकि हमें भी फायदा म्यूचुअली हो। मैं लिख के देता हूं, मैं भी थोड़े लोभ लाभ से जुड़ता हूं कि ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक बढ़े। लेकिन उद्देश्य जो मूल है, वो मूल उद्देश्य है आपका डेवलपमेंट। बेहतरीन क्वेश्चन। कुछ लोगों ने कहा सर क्वेश्चन का लेवल इजी करिए। अगर मान लीजिए मैं इजी लेवल कर दूं, सभी प्रश्नों का उत्तर आप दे भी दें, तो क्या उससे मिल जाएगा? आपको तो जो आता था वही सीख के चले गए। कुछ नया और बेहतर सीखेंगे तब ना फायदा है। आप अगर डाटा खर्च कर रहे हैं, इतने रात को 1.5 घंटे समय दे रहे हैं, तो कुछ सीख के जाए, ये उद्देश्य होता है। तो चलिए आप लोग लगातार जुड़ते रहिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए आपका स्क्रीन पर मैं पहला क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए आप। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्लास कब खुलेगी इसका जिसकी जानकारी नीतीश कुमार और मोदी जी को है। चलिए पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है? स्कैंडिनेविया कंट्री में, स्कैंडिनेवियन ग्रुप में कौन सा देश नहीं आता? आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क। चलिए उत्तर दीजिए आप लोग, सभी लोग उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, हमारा क्वेश्चन का सेट करने का उद्देश्य आपके ज्ञान की वृद्धि होती है, न कि एक एंटरटेन करना। छोटे मोटे प्रश्न लाके एंटरटेनमेंट मेरा उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है कि आपका विकास हो, 10-12 पॉइंट आप नया सीख के जाएं हर वीडियो से। तो वीडियो को थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक शेयर करें, अगर टाइम हो तो थोड़ा सा ग्रुप्स वगैरह में सब में शेयर कर दें ताकि अधिकतम लोग जुड़ जाएं। तो चलिए इसका सही उत्तर दीजिए सभी लोग। सभी का उत्तर वैसे ए आ रहा है, देखता हूं क्या सही उत्तर है। ये ज्यादातर लोगों ने लगाया है। अपूर्वा ने भी लगाया है, राजू ने भी लगाया है, शुभम जी ने भी लगा दिया, अनिल कुमार भाई ने लगा दिया है। सभी लोग उत्तर दीजिए, उत्तर देने में संकोच नहीं, क्योंकि गलत होगा तो सही होगा। आप जान जाइए, जीवन में जिसने भी बड़े पद प्राप्त किए हैं, जीवन में जितने भी अचीवमेंट लोगों ने लिए हैं, गलती करके ही तो सीखे हैं। जो गलती नहीं किया वो सीखा नहीं। ये जीवन में गलती करना भी जरूरी है, इसका गलती ही सही पर उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर लाया जाए। इसका सही उत्तर बिल्कुल लगता है पब्लिक ओपिनियन फेल हो गया है यहाँ पर। नीदरलैंड, जिन्होंने बी लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर है, नीदरलैंड इज राइट आंसर। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन कंट्री में आ जाते हैं आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क। ये जो देश है, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क, और ये सब देश को क्या कहा जाता है? स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। इसमें नीदरलैंड नहीं आता, इसमें नीदरलैंड नहीं आता, ध्यान रखिएगा। स्कैंडिनेविया में फिनलैंड भी नहीं आता, ये फेनो स्कैंडिनेविया में फिनलैंड आता है। अगर फेनो लगा दीजिएगा तो उसमें आता है। तो फेनो स्कैंडिनेविया में केवल आइसलैंड हट जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और कोला पेनिनसुला आ जाता है। यानी उस आइसलैंड को काट दीजिए और इधर से कोला पेनिनसुला को जोड़ दीजिए और एक जोड़ दीजिए फिनलैंड को, तो हो जाएगा फेनो स्कैंडिनेविया। अब केवल स्कैंडिनेविया की बात करेंगे, केवल स्कैंडिनेविया की बात करेंगे, उसमें आ जाता है कौन कौन बोलिए? उसमें आ जाता है आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ये 4 देश।
स्कैंडिनेवियन कंट्री में 4 कंट्री आते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। और फेनो लगा देंगे तो उधर आइसलैंड हट जाएगा और फिनलैंड और आइसलैंड को जोड़ दिया, कोला पेनिनसुला को जोड़ दिया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए, नीदरलैंड इसका भाग नहीं है। सब लोग इसमें पब्लिक ओपिनियन इसमें फेल हुआ है। अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। हाँ देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्डिक कंट्री में बताऊंगा असली साहब। अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं धीरे धीरे सब क्लियर करता चलता हूं। इनमें से किस महिला को अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है? इसमें मिटाया नहीं, अग्निपुत्री के नाम से इनमें से किस महिला को जाना जाता है? अरुंधति राय, टी सुनीता, टेसी थॉमस, इंदिरा गांधी। चलिए बताइए किसे कहा जाता है? लेट हो सकता है, कर दीजिए इसको। बिल्कुल बिल्कुल नोट डाउन बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से बताइए किसे अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है? कुमारी स्वर्णलता ने अरुंधति राय को दिया है उत्तर, सचिन जी ने ये दिया, अंकिता ने सी दिया है, राजू कुमार ओझा जी ने ए दिया है, साक्षी सी, स्वीटी का डी आया है उत्तर। सभी लोग उत्तर देंगे, उत्तर सभी लोग दीजिए और लगातार आंसर देना है आपको। आंसर देने में संकोच नहीं, लगातार आंसर करते रहिए, नए ज्ञान लेते रहिए। चलिए किसे बोला जाता है अग्निपुत्री? मैं हिंट कर देता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिष्या थी। अग्निपुत्र के नाम से, मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अग्निपुत्री, प्रीति का आंसर ये आया है, प्रीति ने ये दिया है आंसर। सभी लोग अपना उत्तर प्लेस कर चुके। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। टेसी थॉमस, केरल की रहने वाली टेसी थॉमस एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक है, एपीजे अब्दुल कलाम की शिष्या हैं। इन्हें अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता है। मैं बता दूं अग्नि 4 तक के डायरेक्टर थे एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि 5 की जो डायरेक्टर रही हैं वो टेसी थॉमस है। अग्नि 5 जिसके डायरेक्शन में तैयार हुआ है, भारत की लंबी दूरी का, सबसे लंबी दूरी का जो मिसाइल है वो अग्नि 5 है। 5000 किलोमीटर तक उसका रेंज है। तो 5000 किलोमीटर रेंज की जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 है, उसकी डायरेक्टर रह चुकी हैं टेसी थॉमस। और टेसी थॉमस को अग्निपुत्री के नाम से, मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आप लोग केरल की रहने वाली थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, संपूर्ण धरती के 98% कोयला का निर्माण किस युग में हुआ था? कौन सा युग था जिसमें 98% दुनिया का कोयला बना था? पर्मियन युग, कैम्ब्रियन युग, कार्बोनिफेरस युग, डेवोनियन युग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए। एक्चुअली ये जो चारों युग का नाम लिखा हुआ है, ये इंसानों का बनने का इतिहास नहीं है, ये पूरे धरती और ब्रह्मांड के बनने का इतिहास है। धरती का निर्माण किस युग में हुआ, वो ये नाम जो है वो इंसानों का युग नहीं है। इंसान का युग तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये होता है। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, इस तरह के नाम धरती के बनने का इतिहास होता है। तो किस युग में सबसे अधिक कोयला का निर्माण हुआ? प्रीति ने सी दिया है, विपुल जी ने सी दिया उत्तर, रूपम ने भी सी दिया है, मिली कुमारी ने भी सी दिया है। सभी लोग उत्तर दीजिए और अधिकतम लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं क्या है। सभी लोगों ने सी बी में कंफ्यूजन है, देखता हूं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कार्बोनिफेरस। जिन्होंने सी लगाया बिल्कुल सही उत्तर है कार्बोनिफेरस। नाम से भी मेंशन था, कार्बन नाम था। ऐसे भी आप गेस कर सकते थे। जिस समय पूरे दुनिया में कार्बोनिफेरस पीरियड चल रहा था, उस समय इंडिया का, मैं बता दूं कि पूरे धरती के बनने का युग अलग है और इंडिया का जो धरती निर्मित हुआ उसको अलग क्लासिफाई किया गया है। तो जिस समय दुनिया में कार्बोनिफेरस युग था, उस समय इंडिया में गोंडवाना पीरियड चल रहा था। यानी दुनिया में 98% कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ और इंडिया के 98% कोयले का निर्माण गोंडवाना पीरियड में हुआ। यानी भारत में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोयला किस युग का है, तो गोंडवाना युग का है। गोंडवाना युग की जो कोयला है, यानी गोंडवाना कोयला जो है उसका भंडार सबसे ज्यादा है। और गोंडवाना युग में जो कोयला बना वही कोयला बिटुमिनस कोयला है। यानी एंथ्रासाइट के बाद जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है। आप जानते हैं कोयला के 4 प्रकार हैं,
आप जानते हैं सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे घटिया कोयला पीट कोयला होता है। ठीक है, तो जो बिटुमिनस कोयला है वो गोंडवाना युग में बना था, कार्बोनिफेरस युग में बना था, और उसकी मात्रा 98% है। 2% जो मात्रा है उसी में एंथ्रासाइट और लिग्नाइट आ जाता है। इंडिया में लिग्नाइट कोयले का जो निर्माण हुआ था, या पूरे वर्ल्ड में जो लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ था 2% कोयला, वो उसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था भैया? बाकी 2% कोयले का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ, जो लिग्नाइट कोयला था। इंडिया में लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध जो स्थान है तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्लेस है नवेली, तमिलनाडु में एक जगह है नवेली जहां लिग्नाइट कोयला ज्यादा मिलता है। बाकी झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बेल्ट में और बंगाल में जो कोयला आप देख रहे हैं वो बिटुमिनस कोयला है, और वो गोंडवाना युग या कार्बोनिफेरस युग का कोयला है। तो गोंडवाना कार्बोनिफेरस समझ में आया, ये पर्यायवाची ही है, दुनिया के लिए कार्बोनिफेरस और भारत के लिए गोंडवाना। इस समय जो बना हुआ कोयला है, बिल्कुल बिल्कुल करगिल, जम्मू कश्मीर एंथ्रासाइट मिलता है, जम्मू कश्मीर के रियासी में एंथ्रासाइट कोयला, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है रियासी, वहां भी मिलता है। गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है, सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों में एंथ्रासाइट मिलता है। लेकिन लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नवेली में है, और नवेली में, तमिलनाडु का जो नवेली है वहाँ एक पीएसयू भी है, वहाँ एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू भी वहां पर है, लिग्नाइट के नाम से। लिग्नाइट कोयला वहां मिलता है, और एंथ्रासाइट कोयला रियासी, जम्मू कश्मीर के, सिक्किम और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में मिलता है। उसका खनन बड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए एंथ्रासाइट का इस्तेमाल कम करते हैं। तो उसकी मात्रा कम है और उसका खनन जो है ना बड़ी महंगा हो जाता है, इसीलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर इस्तेमाल बिटुमिनस कोयला का ही होता है। वैसे कोयला के भंडार की बात करेंगे तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, इसीलिए झारखंड के जो छोटा नागपुर का पठार है उसे भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया। एक्चुअली में अगर बात किया जाए, रूर की बात की जाए, तो रूर एक्चुअल में सिचुएटेड है जर्मनी में। रूर प्रदेश जो कोई जर्मनी का है, कोई रूर, सार, साचेन, ये सब जर्मनी का प्रदेश है, जो जिसके नाम पर रूर के, रूर प्रदेश के नाम पर ही जहां जहां ज्यादा कोयला मिलता है उसका नाम वहां का रूर के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में बताया था अपूर्वा। चलिए अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके सब नोट करना है वीडियो को रिपीट करके। चलिए अगला प्रश्न आपके, बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से सुनिए, ज्ञान का बौछार करेंगे आज। छत्रक शिला, छत्रक शिला का निर्माण अपर्दन के किस दूत से हुआ है? नदी, पवन, हिमनद, भूमिगत जल, रिवर, विंड, ग्लेशियर एंड कास्ट टोपोग्राफी, यानी आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। यानी किससे हुआ है? रिवर टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, हिमनद। छत्रक शिला का निर्माण किससे हुआ है? बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। खेलते रहिए, हर प्रश्न में क्लाइमेक्स है आज भी। अगर कोई प्रश्न छोड़े आप गए इस लिंक से निकल के, इसका मतलब आप क्लाइमेक्स से वंचित रह गए। आज इकोनॉमिक्स के लास्ट में प्रश्न रखा हूं जानबूझ के, ताकि समझाने वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में है। आज इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं, वो भी अंतिम में, इसलिए लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते भी रहिए। चलिए सबका उत्तर आ रहा है। मनीष राज का सी आया है, स्वीटी का बी आया है, चांदनी ने भी, सबका मैक्सिमम का बी आया है, पर कुछ लोगों ने सी भी लगाया है। साकिब खान ने सी लगा दिया है, कई लोगों ने सी भी लगाया है, पर ज्यादातर लोगों का बी है। सुधा का भी बी आया है। सभी लोग उत्तर दीजिए, उत्तर देने में संकोच नहीं, गलती होगी तो सीखेंगे। जो पटखनी खाता है वही तो पटकता है बाद में। पटखनी खाना कोई बुरी बात नहीं है, खाइए पटखनी, जरूरी है, चोट लगना भी जरूरी है जीवन में। चोट लगे तो इंसान तपता और बनता नहीं है, बिल्कुल। इसलिए उस क्वेश्चन का उत्तर देना है। सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इसमें बी और सी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बी दिया है। देखता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर स्क्रीन पर लाया जाए कंप्यूटर जी। पवन बिल्कुल राइट आंसर, बी जिन्होंने दिया बिल्कुल सोच समझ के और अच्छा उत्तर दिया आपने। मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, पवन निर्मित एक स्थलाकृति है छत्रक शिला। एक्चुअली इसका नाम छत्रक शिला इसलिए पड़ा क्योंकि ये छाता दिखता है। और आप देखे होंगे कि जो हमारे गांव में जो छाता जम जाता है, वो जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, मशरूम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में छाता बोलते हैं गांव में। वो पुआल जो होता है उसके भीग जाता है पुआल, तो उसमें जम जाता है, गोबर में जम जाता है, सफेद सफेद कलर का छाता जैसा। और फिर उसी का सब्जी बनता है, भुंजिया बनता है मशरूम का। शहर में आइएगा तो बड़ी महंगा मिलता है जी, शहर के लोग महंगा मशरूम खाते हैं और गांव में कोई पूछता नहीं है। तो मशरूम जो है ना जिस तरीके का होता है, उसी तरह इस छत्रक शिला का भी आकार होता है, इसीलिए इसको मशरूम रॉक भी कहा जाता है। छत्रक शिला को अंग्रेजी में मशरूम रॉक भी कहा जाता है। एक्चुअली जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में
डेजर्ट एरिया में आप जानते हैं कि पवन निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होता है? डेजर्ट में होता है, क्योंकि पवन अधिक तेज कहाँ बहती है, पवन की स्पीड ज्यादा कहाँ होती है? ये होता है डेजर्ट एरिया में। और डेजर्ट एरिया में जो पवन काम करती है, तो रास्ते में अगर उसके रास्ते में अगर किसी पत्थर का जमाव आ जाए, कोई बड़ा सा लंबा सा पत्थर आ जाए, आप जानते हैं कि हवा की जो गति होती है वो नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा की गति कम होती जाती है। सबसे ज्यादा गति जमीन पे होती है, ऊपर जाएंगे तो हवा गति कम होगी। तो लंबा सा कोई चट्टान, ऊंचा सा कोई चट्टान अगर पवन के मार्ग में आ जाए तो 30 मीटर तक, कहते हैं कि हवा का अधिकतम जो ऊंचाई होता है चलने का वो 30 मीटर होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो हवा की गति कम होती जाएगी। तो 30 मीटर तक क्या होगा वो चट्टान, और 30 मीटर से भी ऊंचा चट्टान है तो कटेगा 30 मीटर तक, और 30 मीटर तक कटेगा तो नीचे ज्यादा प्रभावशाली है तो नीचे ज्यादा कटेगा। इसे कटते हुए क्या हो जाएगा, ऊपर में फैला हुआ नजर आएगा, वही छाता जैसा दिखता है, तो इसी को छत्रक शिला कहा जाता है, मशरूम रॉक कहा जाता है। मैं बता दूं कि पवन के अपर्दन से कई सारे आकृति का निर्माण होता है। इसी में बनता है ज्यूगेन, इसी में बनता है यारडांग, इसी में बनता है भूस्तंभ, ज्यूगेन, यारडांग, भूस्तंभ, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, इसके बाद वातगर्त, ये सब पवन के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। इसको वीडियो रिपीट करके इन सभी स्थलाकृतियों को नोट कर लेंगे। वैसे लगातार वीडियोज आएंगे यूट्यूब पे भी हमारा, अतः चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियोज आए नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न लाता हूं स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, अगर आप उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात करते हैं तो यह महाद्वीप के किस दिशा में मिलेगा? पूरब में मिलेगा, पश्चिम में मिलेगा, उत्तर में कि दक्षिण में मिलेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर मिलेगा बताइए। अगर आप डेजर्ट फाइंड करना चाहते हैं किसी भी डेजर्ट, किसी भी महादेश में, किसी भी कॉन्टिनेंट में, जैसे अफ्रीका गए डेजर्ट ढूंढना है, कहाँ ढूंढेंगे? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी भी कॉन्टिनेंट में किधर मिलेगा, ये क्वेश्चन है। कुमारी स्वर्णलता का वेस्टर्न आया है, बाकी लोग भी बी ही लगा रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है किसी को नहीं लग रहा है, कहीं कोई डाउट या काउंटर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसमें काउंटर आंसर नहीं आ रहा है, सभी लोग वेस्ट लगा रहे हैं। लगता है बेहतरीन समझदारी के साथ उत्तर आप लोग दे रहे हैं। अभिषेक जी का भी बी आया है, पिंटू भारद्वाज का भी वेस्ट आया है, स्वीटी का भी वेस्ट आया है। चलिए देखता हूं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर स्टूडेंट्स वेस्ट, बिल्कुल सही उत्तर, सोच समझ के आप लोग उत्तर लगाए हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने, इसके लिए शाबाशी के पात्र हैं आप सभी। मैं बता दूं कि हर महादेश के पश्चिमी भाग में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेजर्ट। वजह यह है कि जब अगर आप देखें ये डेजर्ट का लोकेशन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। हर महादेश के 15 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच जनरली डेजर्ट मिलता है। तो डेजर्ट का लोकेशन पश्चिम की तरफ है। क्यों है भैया? क्योंकि पश्चिम की तरफ उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, और ये जो बेल्ट मैं बता रहा हूँ 15 से 30 डिग्री वाला, ये ट्रेड विंड का बेल्ट है। ट्रेड विंड किसी भी कॉन्टिनेंट में पूरब से एंटर करता है और पश्चिम तक आता है। जब पूरब से ट्रेड विंड एंटर करेगा तो पूरब में तो बारिश कराएगा, लेकिन पश्चिम जाते जाते उस विंड के पानी की मात्रा कम हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि पश्चिमी भाग में डेजर्ट मिलता है। दूसरा कारण है कि भैया पश्चिमी तट से होकर के एक ठंडी जलधारा समुद्र की चलती है, जिस कारण से भी समुद्र के किनारे वो जो भाग है उस पर वर्षा नहीं होती और वहां डेजर्ट पाया जाता है। तो ठंडी जलधारा, पूर्वा पवन के अंतिम पड़ाव, यही वजह है कि पश्चिमी क्षेत्र में हर महादेश में क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। बिल्कुल हमारा आशीर्वाद शुभकामना सभी को साथ में है, ऐसे ही खेलते रहिए, लगातार बने रहिए। बेहतरीन सवाल, हर सवाल में एक बेहतरीन जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं, इसलिए जुड़े रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किस समिति के सिफारिश पर क्रीमी लेयर की अवधारणा 1993 में आया था? बहुत अच्छा सवाल। क्रीमी लेयर, आप जानते हैं ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है और ओबीसी में एक लिमिट रखा गया कि इस लिमिट के बाद यदि ऊपर में कमाई आपकी है तो आप क्रीमी लेयर है और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर करना पहली बार 1993 में आया था। किस समिति के सिफारिश पर? किस समिति के सिफारिश पर? चलिए, किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था क्रीमी लेयर की अवधारणा? एससी एसटी में कोई क्रीमी लेयर नहीं होता, लेकिन ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर होता है। किस, या फिर अभी ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उच्च कोटि के स्वर्ण वर्गों को भी आरक्षण मिला है, तो उनको मिला है आरक्षण। तो
उनमें भी क्रीमी लेयर होता है। तो क्रीमी लेयर की व्यवस्था SC ST के अंदर नहीं है, केवल OBC में EWS वाले में है। तो क्रीमी लेयर की अवधारणा पहली बार 93 में किस कमेटी के सिफारिश पर आया था? सबका उत्तर C आया है। देखता हूं सही उत्तर क्या, कुछ लोगों ने D भी दिया है, हिमांशु ने D दिया है। देखता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बिल्कुल C। जिन्होंने C लगाया बिल्कुल सही उत्तर, रामनंदन समिति। 1993 की रामनंदन समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था क्रीमी लेयर। और मैं बता दूं कि OBC को आरक्षण 1992 में दिया ही गया था, 93 में क्रीमी लेयर आ गया और उससे एक साल पहले ही उसको आरक्षण मिला ही था। यानी मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी, जिसके तहत 3743 जातियों को सिफारिश किया गया था कि OBC का दर्जा दिया जाए, और ये जनता पार्टी की सरकार में रिकमेंडेशन आया था, लेकिन इसको लागू किया था VP सिंह की सरकार में 1992 में। और जब लागू हुआ मंडल कमीशन, 27% आरक्षण मिल गया OBC को, तो उसके अगले ही साल रामनंदन समिति की सिफारिश पर क्या लाया गया भैया? क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई और कहा गया कि उस समय 1 लाख रखा गया था। 93 में जब लाया गया तो 1 लाख की कमाई से ऊपर के जो लोग थे उसको क्रीमी लेयर कहा गया, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। फिर 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया, 2008 में इसे बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया, 2013 में इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया और 2017 में इसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। और इस साल तो एक और चर्चा है कि इसे कर दिया जाए 11 लाख। हो सकता है कि इस साल क्रीमी लेयर का जो लिमिट है वो 11 लाख कर दिया जाएगा। यानी साल में अगर 1 लाख रुपया भी कमाते हैं महीना आप, तब भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी 1 लाख रुपया महीना कमाने वाले परिवार को भी OBC में आरक्षण मिलेगा। मोदी सरकार इसकी व्यवस्था करने जा रही है। तो चलिए OBC के लिए खुशखबरी की बात है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दल बदल के संबंध में, बहुत बेहतरीन सवाल, दल बदल के संबंध में क्या गलत है? ठीक से पढ़ के उत्तर दीजिएगा। यह 52वां संविधान संशोधन से लागू किया गया था, यह 1985 में लाया गया था। इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर देता है। स्पीकर के निर्णय किसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताइए इसमें क्या गलत है? सभी लोग जुड़े रहिए, एक से एक प्रश्न लाने जा रहा हूं, एक से एक प्रश्न, एक से बढ़ के एक। और अगर बेहतरीन लग रहा है तो लिंक को टाइम मिले तो शेयर भी करते रहिएगा। वीडियोज को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक करना जरूरी है। अगर बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी डालिए, ताकि हमें पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कैसा कर रहा हूं। कुछ कमियां हैं तो भी बताइए, स्वागत योग्य है कमी आपकी। चलिए उत्तर सभी का D आ रहा है। इसमें लगता है कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है लोगों को। साकिब खान जी ने भी D लगाया है। एक से एक प्रश्न लाने जा रहा हूं, एक से बढ़ के एक। बस जुड़े रहिए, ज्ञान का आनंद उठाते रहिए। आज चूंकि कोई काम करिए ना तो आनंद उठा के ही करिए। जिस काम में आनंद न लगे वो काम मत कीजिए। जिस काम में आनंद ना आए ना वो काम नहीं करना चाहिए। आनंद लेते रहिए, आनंद लेके करिए काम। चलिए इसका सही उत्तर प्लेस किया जाए। इसका सही उत्तर कंप्यूटर जी प्लेस किया जाए। इसका सही उत्तर D, जिन्होंने D लगाया बिल्कुल सही उत्तर है। D इज राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर। स्पीकर के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। स्पीकर के निर्णय को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये अंतिम निर्णय नहीं होता। मैं बता दूं कि 52वां संविधान संशोधन के समय 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसे लाया गया था। और बाद में 91वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून को और कड़ा बनाया गया। 91वां संविधान संशोधन में दल बदल को और कठोर बनाया गया ताकि कोई दल बदल ना कर सके। ये कानून लाने का जो मकसद था, वो मकसद था कि सरकारें जो गिर जाती थी और मिड टर्म इलेक्शन होने की संभावना बन जाता था, लोभ लाभ में लोग इस पार्टी से उस पार्टी में चल जाते थे। अब कहा गया कि चुनाव जिस पार्टी से जीतेंगे, अगर पार्टी छोड़ेंगे आप तो आपको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ेगा, आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी दल बदल कानून के अनुसार इसे अनुसूची 10वीं में रखा गया। दल बदल को 10वीं अनुसूची में रखा गया। ये बात आप याद, इससे 2 संशोधन जुड़ा हुआ है, एक 52वां और दूसरा 91वां। ये दोनों संशोधन याद रखिएगा। अब कब आया? 1985 में राजीव गांधी के समय आया। कौन सी अनुसूची में रखा गया? 10वीं अनुसूची में। इस पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होता है, पर इसे चैलेंज किया जा सकता है न्यायालय में। तो डी इसमें क्या है? गलत है। इस क्वेश्चन के अनुसार डी आंसर होगा, 7वां का डी। अगला प्रश्न लाते हैं हम लोग, भूमि सुधार। अच्छा, अर्थात इसमें छूट गया है। भूमि सुधार अर्थात 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? भूमि सुधार को यानी कि लैंड रिफॉर्म को 9वीं अनुसूची में को किस संविधान, नहीं ये सही क्वेश्चन है। भूमि सुधार अर्थात 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? पहला, 5वां, 12वां और 42वां। बताइए किस संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार आया था? बताइए। नेहरू जी के समय आया था। सभी लोग उत्तर दीजिए। 9वीं अनुसूची, पहले संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था। संविधान में कुल 8 अनुसूची होता था। जब
अब बने संविधान बना तो 8 अनुसूची, यानी पहला अनुसूची जो संविधान बनने के बाद जोड़ा गया था वो था 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। सभी लोग उत्तर दीजिए, इतना हिंट काफी है आप लोगों के लिए। सभी लोग का उत्तर ये आ रहा है, देखा जाए सही उत्तर क्या है। सभी लोग जुड़े रहिए, एक से एक प्रश्न लाने जा रहा हूं आगे, और बेहतरीन प्रश्न आने जा रहे हैं। पहला बिल्कुल सही उत्तर, जिन्होंने ए लगाया सभी लोगों ने लगभग ए लगाया है, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार को जोड़ा गया था 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के समय। अब भूमि सुधार का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आता है परीक्षा में। भूमि सुधार का मतलब क्या, मिट्टी में सुधार, खाद देना और पानी देना नहीं। भूमि सुधार मतलब भूमि में कानूनी सुधार, जैसे चकबंदी, जैसे हदबंदी, जैसे कानून में टैक्स, लैंड रेवेन्यू में रिफॉर्म, मतलब जो कानूनी सुधार जो भूमि के अंदर किया जाएगा उसी को भूमि सुधार के अंदर रखते हैं। अतः कभी ऐसा दे दे ऑप्शन में कि भूमि में मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाना भूमि सुधार में आता है क्या, तो बिल्कुल नहीं आता। भूमि सुधार का मतलब कानूनी सुधार आता है इसका मतलब। और ये 9वीं अनुसूची में रखा गया है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। हालांकि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, व्हिप कोई दल कब जारी करता है। व्हिप एक टर्मोलॉजी है, संसदीय शब्दावली है, पार्लियामेंट्री टर्मोलॉजी है। कोई दल कब जारी करता है, व्हिप कोई दल कब जारी करता है। पहला आंसर, जब संसद में बजट आता है, जब कोई दल अपने दल के विरोध में मतदान करता है, जब कोई सदस्य समर्थन में मतदान करता है। उसके बाद अंतिम में है विश्वास मत के दौरान। कब होता है बताइए, व्हिप कब जारी करता है कोई दल। व्हिप का मतलब मैं समझाऊंगा, आंसर दीजिए जल्दी से। राजू ओझा जी ने बी दिया है, हिमांशु कुमार ने भी बी दे दिया है उत्तर। व्हिप क्या होता है। सजदा तबस्सुम भी जुड़ चुकी हैं, बहुत दिन से गायब है सजदा, आप लाइव क्लास में भी शायद नहीं आ रही हैं, कहां चली गई थी। मनीष राज ने डी दिया है, पिंटू भारद्वाज ने भी दिया है, लेकिन ज्यादातर लोगों का आंसर बी ही आ रहा है। डी भी उत्तर है लेकिन बहुत कम लोग। अंकिता ने भी दिया है, स्वर्णलता ने भी दिया है, विपुल कुमार जी ने भी दिया, स्वीटी ने भी दिया, गजाधर बाबू अब भी जुड़ गए बी, रूपम जी भी, स्वर्णलता भी। चलिए देखा जाए इसका सही उत्तर क्या। सही उत्तर है भी, बिल्कुल सही उत्तर, जब कोई दल का सदस्य विरोध में मत देता है। बिल्कुल अच्छे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, और बेहतरीन प्रश्न आएंगे आगे तो। और समझ, इकोनॉमिक्स के तो आज इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि छोड़ के जाने वाले को अफसोस होगा। इसलिए लगातार जुड़े रहिए और डिस्कशन देखते रहिए। तो इसका सही उत्तर है बी। मैं कह दूं, व्हिप का मतलब होता है कि अगर कोई देश, व्हिप का मतलब होता है देश नहीं, अगर कोई दल से व्यक्ति चुनाव जीत के आता है और अगर सदन में मतदान भी कर देता है या अपने दल को छोड़कर किसी दल में चला भी जाता है, तो उस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कहेगा स्पीकर से, हुजूर ये आदमी बागी हो गया है, चुनाव हमारा पार्टी से जीता और देखिए मतदान किसी और की पार्टी से कर रहा है। अगर बयान भी देता है अपनी पार्टी के खिलाफ, मतदान भी देता है अपनी पार्टी के खिलाफ, तो पार्टी जो उसको हटाने की सिफारिश करता है स्पीकर से, इसी को व्हिप कहा जाता है। समझ में आया व्हिप क्या होता है। ये संसदीय शब्दावली है। कभी भी विरोध में उसका सदस्य जाएगा और उसके खिलाफ उसके पार्टी का व्यक्ति कहेगा कि इसे हटाया जाए। जैसे आपने सुना होगा अभी चंद्रशेखर के जो बेटे थे उन्होंने दल बदल करके चला गया था बीजेपी में, तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने व्हिप भी जारी किया था और दल बदल कानून के खिलाफ भी उन्होंने काम किया था नीरज शेखर ने, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी और दोबारा और राज्यसभा से बीजेपी सांसद बनकर गए। चलिए तो अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। चलिए थैंक यू इस रिकमेंडेशन के लिए। ऐसे ही रिकमेंडेशन मोटिवेशन करते रहिए, मेरा भी आप लोग, मैं आपका मोटिवेशन करता रहूं। बस लगातार अच्छे प्रश्नों के साथ जुड़े रहिए। आज बेहतरीन प्रश्न लाया हूं, जब महाभियोग की प्रक्रिया, अगला प्रश्न देखा जाए, जब महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया राज्यसभा में आता, आप जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। अगर राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा में भी पारित होना जरूरी है, लेकिन लाया दोनों में से किसी में भी जा सकता है। अगर लोकसभा में राज्यसभा में लाया जाता है तो कितने प्रस्तावक की जरूरत होती है, कितने लोगों की प्रस्तावना की जरूरत होती है, 55, 100, 105, 50, कितने प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। अंकिता ने 50 दिया है, रूपम ने डी भी 50, रूपम अंकिता दोनों 50 बोल रही हैं। देखिए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर प्लेस कीजिए आप लोग। बेहतरीन जानकारी आप लोगों की है, जिस तरीके से आप उत्तर देते हैं कठिन प्रश्नों को, मेरे अनुसार कठिन प्रश्न, और आप उसका उत्तर खेल खेल में दे देते हैं।
अतुलनीय, अविश्वसनीय। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए, सबका उत्तर डी आया है। देखता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर लाया जाए स्क्रीन पर। सही उत्तर 50, डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी लगाया बिल्कुल सही उत्तर है। मैं बता दूं अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो लाने से पहले जो व्यक्ति ला रहा है उसको 50 लोगों का समर्थन जरूरी है। 50 लोग मतलब कोई और नहीं बल्कि उस सदन के सांसद की जरूरत होती है। और अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सांसद की जरूरत होती है। और आप जानते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अगर राज्यसभा में लाते हैं तो अगर वहां पास करा लिया जाता है तो लोकसभा में भी उसे पास कराया जाता है विशेष बहुमत से। 2/3 बहुमत से पास करने का नियम है, और भी एक ही सेशन में। अगर सेशन चेंज हुआ तो फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। अगर मानसून सेशन में आया महाभियोग तो मानसून सेशन में ही दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, वरना वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दोबारा फिर लाना पड़ेगा। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, और ये प्रक्रिया इतनी जटिल बनाई गई है कि आसानी से इसको लाया नहीं जा सकता। तो भैया राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों में एक ही सत्र में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, वरना महाभियोग दोबारा फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल ये सही उत्तर है 50, यानी कि लोकसभा में 50 अगर आएगा तो 100 और राज्यसभा में आएगा तो 50। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 अपने आप खत्म हो जाता है? खत्म नहीं कर, बाकी फंडामेंटल राइट्स को, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर, और बाकी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति को अपने आदेश से खत्म करना पड़ता है, लेकिन 19 अपने आप खत्म हो जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइए? कौन से आर्टिकल में ऐसा है कि आपातकाल के दौरान अपने आप खत्म हो जाएगा? चलिए आगे और प्रश्नों की बौछार, बेहतरीन प्रश्न, मैंने इतने अच्छे से प्रश्न आगे और हैं कि आप बस खेलते रहिए। एक प्रश्न मिस हुआ मतलब सब कुछ मिस हो जाएगा, इसलिए सभी प्रश्नों तक बने रहिए आप लोग। और मैं चाहता हूं कि अधिकतम, क्योंकि आगे मुझे और जानकारी बेहतरीन देना है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी का मिस हो, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि अंतिम तक जुड़े रहना है और अच्छे प्रश्नों के साथ। चलिए सभी लोग उत्तर दीजिए। इसका आंसर सभी लोगों का वैसे बी और ए में कंफ्यूजन में आ रहा है, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी भी बताए हैं। बताइए कौन सा अनुच्छेद, आपातकाल तो 352 में आता है, पर कौन अनुच्छेद है जिसके तहत अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन बाकी अनुच्छेदों को राष्ट्रपति समाप्त करते हैं अपने आदेश से, अपने आप समाप्त होता है 19? ये कौन अनुच्छेद में होता है? चलिए इसका सही उत्तर लाया जाए स्क्रीन पर। इसका सही उत्तर डी, जिन्होंने लगाया है बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने डी लगाया उनका सही उत्तर है, डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद अपने आप समाप्त हो जाता है। बाकी 20-19 को अपने आप समाप्त होता है, और 20-21 को छोड़ दीजिए। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 समाप्त नहीं। थैंक यू सर, आज का क्वेश्चन बिल्कुल स्कूल टाइम की याद दिला दिया। चलिए सुधा, आपको आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, शुभकामनाएं। तो मैं कह रहा था कि भैया 358 के तहत 19 अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन 359 जो है ना, 359, उसके तहत राष्ट्रपति को आदेश जारी करके 20-21 को छोड़कर बाकी अनुच्छेदों को समाप्त करना पड़ता है राष्ट्रपति को। ये बात आप याद रखिए, बाकी अनुच्छेद को राष्ट्रपति समाप्त करते हैं 20-21 को छोड़कर, पर 19 अपने आप समाप्त होता है 358 के तहत, पर आपातकाल लगाया जाता है 352 के तहत। ठीक है, तो याद रखिए आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता। 20 में है एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकता, और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसे समाप्त नहीं किया जाता। अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा, संचित निधि से जब अतिरिक्त धन निकाला जाता है तो क्या करना होता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री से आदेश लेना पड़ता है। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री से आदेश लेना पड़ता है। ऑप्शन सी, लोकसभा में आदेश पारित करवाना पड़ता है। वित्त सचिव से आदेश लेना पड़ता है। बताइए, संचित निधि से एक फिक्स धन जाता है, संचित निधि से, थैंक यू। चलिए मैं हमेशा, मैं तो नींद में भी होता हूं तो आप ही के बारे में सोचता रहता हूं, कभी कभी सपने में डिस्कशन आने लगता है, तो मैं हमेशा दिल से चाहता हूं कि आप आगे बढ़ें। और रियली बताऊं, मैं जीवन में व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ अचीव किया हूं तो आपकी सफलता को अचीव किया हूं। आप जब बोलते हैं कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो दिल भर आता है और दिल से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये मेरा, ऐसा नहीं कि मैं ये दिमाग से बोल रहा हूं, दिल से ये चीजें निकल रही हैं कि रियली आप सफल होके आते हैं और कहते हैं सर इसमें आपका योगदान था,
तो उसके बाद न कोई फी की जरूरत हो जाती है और न किसी पेमेंट की जरूरत होती है, लगता है सब कुछ मिल गया मुझे। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए, लगातार शेयर करते रहिए लिंक्स को, ताकि अधिकतम लोग जुड़े इससे। तो चलिए इसका सही उत्तर देखा जाए क्या है। सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी उत्तर दिए, मिक्स उत्तर इसमें आया है। चलिए इसका सही उत्तर है सी, लोकसभा में आदेश पारित करना। बहुत अच्छा प्रश्न, हम समझाएंगे इसको, समझिएगा ध्यान से। संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266 256 में 66 में इसकी व्यवस्था है, कंसोलिडेटेड फंड की, यानी संचित निधि की व्यवस्था है। देखिए संचित निधि जो है उससे दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक फिक्स खर्चा होता है जिससे वेतन ज्यादा, 266 है, जिससे वेतन मिलता है सबको। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को वेतन संचित निधि से। अच्छा साउंड कट रहा है, एक बार आप अपने फ्लाइट मोड में डाल के अपने फोन को फिर से लाइए, आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिमांशु जी भी कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सर। अच्छा ठीक है, समझना भी बात को है। संचित निधि से धन दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो फिक्स धन है कि भैया इतना सैलरी जाएगा इतने लोगों को, लेकिन अगर एक्स्ट्रा धन निकालना हो तो लोकसभा में एक बिल लाना पड़ेगा और उस बिल के तहत उस पैसे को निकाला जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे आप मान लेते हैं कि घर में कमाने वाला अकेले व्यक्ति है और आपका कमाई संचित निधि है, ठीक है। आप घर में जो कमा के लाते हैं उससे बिजली का बिल जाता है, कमरा का रेंट जाता है, दूध वाले का जाता है, ट्यूशन फीस जाता है, बच्चों का स्कूल का फीस जाता है। ये फिक्स है, ये फिक्स है। महादेव महादेव मस्ती विथ कुलदीप, कुलदीप जी महादेव आपको। बनारस के एक बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे, बनारस की बहुत याद आती है, बनारस की याद हमेशा आती रहती है। बनारस में जो मस्ती था वो शायद पटना में नहीं है, पटना में मैं हूँ घर के वजह से, लेकिन जो मस्ती बनारस में मैंने देखा उतना मजा कहीं नहीं आया। तो बनारस के लोगों को और इन्फॉर्म कर दीजिएगा कुलदीप जी, ताकि अधिकतम बनारस के लोग हमसे जुड़ जाएं। जितने भी ग्रुप्स आपके होंगे उस सब ग्रुप में बता दीजिएगा कि सर यूट्यूब पे लाइव आते हैं, हमसे जुड़े लोग, हम चाहते हैं बनारस के लोग जुड़े। तो चलिए हम लोग आते हैं आगे। तो संचित, जैसे मान लीजिए आपकी कमाई संचित निधि है और आपका जो खर्चा है फिक्स है, दूध वालों को जाएगा, इसको जाएगा, उसको जाएगा, लेकिन आप दो भाई हैं और कमाने वाला आप हैं। अब मानते हैं कि आपके कमरे में आपके पिताजी भी जिंदा हैं, आपके कमरे में एसी लगवाना, आपकी बीवी बोल रही है कि अजी आप कमाते हैं, आप बताइए ना, हम कमाते हैं, पूरे घर का हम ठेका लिए हैं, एसी लगवाइए ना कमरा में। अब क्या है, अब एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, संचित निधि से एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। बाबूजी भी जिंदा हैं, बाबूजी भी जिंदा हैं, एक्स्ट्रा खर्चा करना है तो क्या होगा? वो व्यक्ति बाबूजी से पूछेगा कि बाबूजी अपना कमरा में हम एसी लगवा ले का? अच्छा हाँ बिल्कुल, बनारस में मैं पढ़ाता था, बनारस में ऋषिकेश जी में पढ़ाया हूँ, 2.5 साल पढ़ाया हूँ। पैरामाउंट बनारस में त्रिदेव मंदिर के बगल में पैरामाउंट था, दुर्गा कुंड के पास, मैं वहां पढ़ाया हूँ। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ भी पढ़ाया हूँ, बनारस भी पढ़ाया हूँ, मेरठ भी पढ़ाया हूँ, दिल्ली भी पढ़ाया हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अब एसी लगवाना है तो बाबूजी से पूछेगा जाके वो आदमी कि बाबूजी लगवा लें, तो बाबूजी बोलेंगे तुम्हारा छोटा भाई भी तो है, तुम अपना कमरा में एसी लगे तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी बीवी कहाँ जाएगी? तो बोलेगा, तो फिर बोलेगा अपने पिताजी से कि अरे क्या दिक्कत है, अपना कमरा में एसी लगवाएंगे तो अब छोटे भाई की पत्नी भी मेरे कमरे में आ जाएगी हवा खाने, तो क्या दिक्कत है? मैं मना थोड़े ना कर रहा हूँ, एसी लगवा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या कि भगा दूंगा सबको? पिताजी के मिला जुला के वो बिल पास करवाता है तब एसी लगता है। वैसे ही संसद में संचित निधि से एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना होता है तो संसद में, खासकर लोकसभा में, राज्यसभा में बिल नहीं आता, राज्यसभा में जाता है पर उसे अलाउ करना ही पड़ता है। ये वित्त विधेयक के रूप में आता है, सॉरी धन विधेयक के रूप में आता है। जो संचित निधि से धन निकालने वाला बिल है वो धन विधेयक के रूप में होता है और ये लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है तो अपना सुझाव दे सकता है, वो पारित करे ना करे 14 दिन में पारित मान लिया जाता है, ठीक है ना भाई? तो ये धन विधेयक के रूप में होता है संचित। समझ में आ गया होगा, अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर, अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाया जाए। ये रहा, IMF में भारत का प्रतिनिधि कौन होता है? बहुत बेहतरीन इकोनॉमिक्स का सवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखती है, भारत में RBI बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखती है, भारत में RBI बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखती है, यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व को RBI देखती है। और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो IMF इसको देखती है। तो IMF में कौन प्रतिनिधि होता है भारत का? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, RBI के गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कोशिश यही होती क्लास जैसा डिस्कशन दो, कोई देखो दिल की बात है, मामला दिल, देखो लाइक करने कहता हूं, सब्सक्राइब करने, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जब मैं डिस्कशन पे उतरता हूं ना तो कोई काट पीट नहीं,
आपके लिए हूं, था, हूं और रहूंगा हमेशा, जीवन जब तक सांस चलेगी रहूंगा। इसमें नंबर जो ब्लिंक कर रहा है, कभी कोई मेरी जरूरत हो किसी भी लेवल पे, अगर मैं सक्षम रहूं तो मैं आपको मदद करूंगा। नंबर पे कॉल कभी भी कर सकते हैं आप। चलिए, सभी का उत्तर इसमें ए और सी दोनों मिला के उत्तर है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने सी लगाया है। कुमारी स्वर्णलता, रोहित, मैक्सिमम लोगों ने सी लगाया। देखता हूं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आरबीआई के गवर्नर, बिल्कुल, जिन मैक्सिमम लोगों ने सी लगाया, सी राइट आंसर। आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि होता है, याद रखिएगा। अब अभी हिंट भी कर दिया था मैंने, आरबीआई भारत में बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व को देखती है, कितना रिजर्व है, डॉलर रिजर्व कितना है। उसी तरह से पूरे दुनिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व यानी कि कहा जाए बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो देखने का काम करती है, वो करती है आईएमएफ। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। जितने मेंबर आईएमएफ के होते हैं उतने ही मेंबर वर्ल्ड बैंक के होते हैं। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों के मेंबर समान होते हैं। सेम मेंबर जो आईएमएफ का होता है वही वर्ल्ड बैंक का होता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जो पोटामैक नदी के किनारे है, जो पोटामैक नदी के किनारे है। और बता दूं कि आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का काम करती है। जिसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है उसे लोन देने का काम करती है आईएमएफ लोन देती है उसे, ताकि अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बरकरार रखें। लेकिन वर्ल्ड बैंक लोन देती है रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट, आपके यहाँ पुल बनवाना है, रोड बनवाना है, रेलवे लाइन बिछाना है, तो उसके, या फिर भूकंप आया उसको फिर से दुरुस्त करना है, इसके लिए लोन कौन देगी? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए लोन देगी आईएमएफ। आईएमएफ में भारत का प्रतिनिधि गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, बिल्कुल। एस्टेब्लिश 1944, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गैट, डब्ल्यूटीओ, इन सब की स्थापना किस सम्मेलन से की गई? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, याद रखना है। नंबर मेरा इसमें बिलिंग कर रहा है, गोल गोल नंबर चल रहा है मेरा। कितना नंबर है सर? इतना नंबर नहीं, 2 ही नंबर है मेरा इसमें जो नंबर लगा हुआ है। अच्छा, गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, गीता गोपीनाथ को पॉइंट किया। भारत के लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंस मिलने लगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भारत के लोग इंपॉर्टेंट होने लगे हैं। चलिए अगला प्रश्न लाया जा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आर्बिट्रेज, इकोनॉमिक्स का बेहतरीन शब्द। आर्बिट्रेज क्या होता है? व्यापार घाटा, मुद्रा घाटा, दो अलग अलग देशों के मुद्रा के मूल्यों के बीच अंतर या प्राथमिक घाटा। आर्बिट्रेज से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, आप उत्तर दीजिए। पूंजी बाजार से प्रश्न है ये। कैपिटल मार्केट आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर, उसमें आता है ये वाला क्वेश्चन, आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का अर्थ क्या होता है? सभी लोग का उत्तर वैसे सी आ रहा है। लगता है कि इकोनॉमिक्स में भी लोग बेहतरीन काम करके आए हैं। आप लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स सर कमजोर है, कैसे कमजोर मान लूं जब उत्तर में आप लोग बेहतरीन दे रहे हैं। चलिए देखा जाए इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सी जिन्होंने लगाया है सही उत्तर है। दो अलग अलग देशों के मुद्रा का अंतर। चलिए मैं डिस्कशन सुन लीजिए। ये आर्बिट्रेज जो है ना, ये शब्द का प्रयोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुद्रा का कारोबार करते हैं, मुद्रा का कारोबार करते हैं। जैसे उदाहरण बताते हैं कैसे फायदा कमाते हैं। मान लीजिए $1 का कीमत 50 रुपया है, तो क्या करेंगे कि 50 रुपया दे के $1 ले लेंगे। ठीक, अब क्या होगा? डॉलर की वैल्यू बढ़ेगा, तो $1 का कीमत जो 50 रुपया था अब हो गया 60 रुपया। मान लीजिए पहले 50 रुपया में $1 मिलता था, अब $1 बराबर हो गया 60 रुपया। तो वो आदमी जब 50 रुपया में $1 खरीदा था, अब वो क्या करेगा? अपना डॉलर खरीद के जो रखे हुए था डॉलर 50 रुपया देके, तो अब $1 बेच देगा और 60 रुपया ले लेगा। तो कितना पैसा फायदा हुआ? 10 रुपए का फायदा हुआ ना जी। हम $1 खरीदे थे 50 रुपया आपको देके, पर उसका कीमत अब हो गया 60 रुपया में $1। तो क्या हुआ? हम क्या किए, जो डॉलर खरीदे थे आपसे हम 50 रुपया देके अब बेच दिए, तो 60 रुपया आ गया। इन 10 रुपए का फायदा हुआ। 10 रुपया जो है ना, इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसी को आर्बिट्रेज कहा जाता है। आशीर्वाद पिंटू जी, आपको आशीर्वाद। सब बहुत मजा आ रहा है टेस्ट में, बहुत ही शानदार, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन लाने का ही उद्देश्य है। अब पूंजी बाजार में आर्बिट्रेज शब्द आता है, मुझे लगता है आर्बिट्रेज समझने में अब कोई दिक्कत नहीं रहा होगा आपको। चलिए इसका सही उत्तर अब लाया जाए, अगला प्रश्न लाया जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन, केंद्रीय सहकारी बैंक। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना किस स्तर पर होती है? राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, केंद्र स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर? किस स्तर पर सहकारी कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किस लेवल पे की जाती है? स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेंट्रल लेवल या ब्लॉक लेवल? सभी लोग अपना उत्तर प्लेस करेंगे और लगातार जुड़े रहेंगे, और अच्छे प्रश्न आगे हैं।
आज साइंस के सवाल को साइड कर दिया गया है, आज आर्ट्स के सवाल पे ही हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। वैसे रखने की कोशिश होगी, सभी लोग बी दे रहे हैं उत्तर, बी और सी में उत्तर आ, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बी दिया है। वैसे डी भी उत्तर आ चुका है, रोहित कुमार जी ने तो डी दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बरकरार है, एक मत से उत्तर नहीं आ रहा है, एक मत वाला उत्तर नहीं है। चलिए तो इसका सही उत्तर देख लिया जाए, क्या है इसका सही उत्तर है जिला स्तर, बी इज राइट आंसर। जिला स्तर सहकारी बैंक की स्थापना जिला स्तर पर की जाती है। मैं बता दूं कि पहली बार सहकारी बैंक और सहकारी समिति की बात 1901 में की गई थी। 1901 में जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर थे तो सहकारी बैंक की स्थापना के लिए कमेटी बनी थी। सहकारी समिति और सहकारी बैंक की स्थापना के लिए एक कमेटी बनी थी एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में। एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में, एडवर्ड लॉ एक व्यक्ति थे, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बहुत सारे आयोग बने थे, बहुत सारे आयोग बने। पिछले क्लास में, पिछले डिस्कशन में देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय के आयोग का नाम बताया था मैं। उसी समय सहकारी समिति के लिए भी 1901 में एक आयोग बना था एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन के समय। और इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया, इसके आधार पर 1904 में सहकारी समिति और सहकारी बैंक की स्थापना। पूछा जाए सहकारी बैंक, सहकारी कानून, सहकारी समिति की स्थापना कब हुई तो 1904 आंसर होगा। लेकिन इस पर कमेटी कब बनी थी? 1901 में एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, सहकारी समिति पर जो कोऑपरेटिव कमेटी पर जो कमेटी बनी थी वो था एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में, एडवर्ड लॉ कमेटी, जिसने रिपोर्ट दिया और उसी की रिपोर्ट के आधार पर 2004 में सहकारी समिति बनी। ये जिला स्तर पर स्थापित किया जाता है। और मैं बता दूं कि लॉर्ड कर्जन के समय और भी आयोग बने थे, जैसे रेलवे लाइन पर, रेल के विस्तार पर रॉबर्टसन कमेटी बनी थी, विश्वविद्यालय पर रेले कमेटी बनी थी, सिंचाई पर मानक्रिफ कमेटी बनी थी, उसके बाद अकाल पर मैकडोनल्ड कमेटी बनी थी, उसके बाद पुलिस पर फ्रेजर कमेटी बनी थी। ये सब कमेटी जो है लॉर्ड कर्जन के समय ही बनाया गया था। कर्जन के समय को आयोगों और भूलों का काल कहा जाता है। कर्जन के समय को टाइम पीरियड ऑफ कमिटीज कहा जाता है, आयोगों और भूलों का काल। ये वही कर्जन है जिसने किताब भी लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। ये सारी जानकारी आप वीडियो को रिपीट करके नोट कर लीजिएगा, इतनी बेहतरीन जानकारी आपको मिल रहा है। और इस जानकारी को नोट अगर न करें तो फिर मिस कर जाएंगे, इसलिए नोट करिएगा, रिवीजन भी करिएगा। अगला प्रश्न आएगा स्क्रीन पर। अखिल भारतीय ग्रामीण क्रेडिट, ग्रामीण क्रेडिट मतलब कर्जा, जो बैंक से कर्जे मिलते हैं गांव के लोगों को, उसी को ग्रामीण क्रेडिट कहा जाता है। समीक्षा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 1969 में, मतलब उसके समीक्षा करने के लिए कौन बने थे चेयरमैन? ए घोष, पी वेंकटापिया, रंगराजन, विजय केलकर। बताइए सही उत्तर दिखाया जाए। चलिए बताइए, इसमें बी और डी दोनों आया है। ऋषिकेश रंजन जी ने बी लगाया है। स्वर्णलता, थैंक यू स्वर्णलता, आशीर्वाद आपको। डी लगाया है सुधा ने, प्रीति ने डी लगाया है, विपुल कुमार जी ने डी लगाया है। देखता हूं सही उत्तर क्या है। इसमें मिक्स उत्तर है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन। देखिए ग्रामीण क्रेडिट जो है ना, वही आपका जैसे आप पढ़े होंगे किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी हो गया, ग्रामीण बैंक लोन, नाबार्ड लोन देती है। तो लोन जो होता है ना, ग्रामीण लोन, ग्रामीण कर्जा, इसी को ग्रामीण क्रेडिट कहा जाता है। इसमें सुधार के लिए 1969 में कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन यही था। चलिए इसका सही उत्तर बी है। जिन्होंने बी लगाया, पी वेंकटैया, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उनकी अध्यक्षता में ग्रामीण क्रेडिट की व्यवस्था को सुधार के लिए एक कमेटी बनी थी। और ग्रामीण क्रेडिट का मतलब होता है नाबार्ड द्वारा लोन, बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में लोन, कृषि का लोन, ग्रामीण व्यवसाय करने का लोन। आप केसीसी भी उसी में रख सकते हैं, जो 1999 में 98-99 में आया था, 1998 में आया था, 1998 में केसीसी आया था, किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी दो है, एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो 1998 में आया था, एक केसीसी मतलब किसान कॉल सेंटर जो 2004 में आया था। केसीसी का मतलब किसान कॉल सेंटर भी होता है और केसीसी का मतलब किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है। और किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसानों को कर्ज देने के लिए एक कार्ड मुहैया कराया जाता है उनकी जमीन और जोत के हिसाब से, तो इसी को केसीसी कहा जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो 1998 में आया था। और किसान कॉल सेंटर की बात करें तो ये आया था 2004, है ना? समझ में आ गया आपको? तो ये आप लोग याद, ग्रामीण क्रेडिट का मतलब ही होता है क्या होता है भैया? ग्रामीण लोगों को हर क्षेत्र में मिलने वाला कर्जा। अरे कर्जा सबसे ज्यादा कौन देता है बताइए? एसबीआई। ये कर्जा गांव के क्षेत्रों को, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा कौन देता है? नाबार्ड भी है, रीजनल रूरल बैंक आरआरबी भी है, लेकिन ज्यादा लोन आज भी एसबीआई देती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। चलिए रूपम, थैंक यू रूपम, थैंक यू, आशीर्वाद। चलिए अगला प्रश्न लाया जाए।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर, ऐसे ट्रेवर्नियर भी बोलते हैं, ने 6 बार भारत की यात्रा की थी। 6 बार इसने भारत की यात्रा की थी। ये पेशे से क्या था? व्यापारी, जौहरी, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार। व्यापारी, जौहरी, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, क्या था? पेशे से क्या था? मर्चेंट था, क्या था बताइए? सभी लोगों का उत्तर अभी तो एक ही उत्तर आया है शायद, चांदनी कुमारी का ये है। देखता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर दीजिए आप लोग, सभी लोग उत्तर दीजिए, सोच समझ के आराम से उत्तर दीजिए। गलत उत्तर नहीं देना है, दे देंगे गलत तो सुधार होगा, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर देना है। थैंक यू चिंकू जी, बस बने रहिए, हम झोंक देंगे अपनी सारी ताकत। बिल्कुल, पसीने का कीमत नहीं है, आपके रोजगार और आपकी यही कीमत है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी तरक्की हो। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर देखा जाए। सही उत्तर क्या है? तो इसमें मिक्स उत्तर आया है, जौहरी था, बी जिन्होंने लगाया सही उत्तर है। ट्रेवर्नियर जो था वो एक जौहरी था, इसने एक किताब भी लिखी थी, ट्रेवल्स ऑफ इंडिया। इसने एक किताब भी लिखी थी, ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था। ट्रेवल्स इन इंडिया नामक किताब भी इनका था, लिख लीजिएगा आप लोग। ये शाहजहां के काल में भारत आए थे, जब भारत में मुगल सम्राट शाहजहां थे उस समय ये भारत आए थे। अब भारत 6 बार यात्रा की, जौहरी थे, याद रखिएगा, शाहजहां के काल में आए थे। और ट्रेवल्स इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिराज जी, ट्रेवल्स इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। फ्रांस के रहने वाले थे, जौहरी है, ये सारी बात आप याद कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न, नए प्रश्न लाने की कोशिश हो रही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाने जा रहा हूं। अब आपके स्क्रीन पर 18वां नंबर क्वेश्चन ये रहा। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती जिसके साथ भारत आए थे, किसके साथ, कौन से व्यक्ति के साथ? मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में, ये सूफी संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, भारत में संस्थापक है। ऐसे सबसे पहले सूफी संप्रदाय की स्थापना ईरान में हुआ था, लेकिन भारत में इस संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसके साथ आए थे? ऋषिकेश रंजन जी ने बी दिया है उत्तर, कुलदीप भाई ने भी डी दे दिया। लगातार खेलते रहिए, अच्छे प्रश्न ला रहा हूं। और कुलदीप जी, आपका बीएड का एग्जाम कैसा रहा? अच्छा, बीएड तो आप कर रहे हैं शायद, वो सॉरी, आप एंट्रेंस नहीं, बीएड तो आप कर ही रहे हैं। प्रीति ने दिया है बी, अनिल जी ने दिया है बी, रूपम ने दिया है बी, शाकिब खान ने डी दे दिया है। बिल्कुल क्रांतिकारी उत्तर दिया है आपने। सुमन नैन ने भी डी दिया। देखा जाए सही उत्तर क्या है। चलिए, सही उत्तर आपके स्क्रीन पर बी जिन्होंने लगाया बिल्कुल सही उत्तर है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और अजमेर में बस गए थे। और अजमेर में ही आप जानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में है। 3 दरगाह आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण, एक अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली, और सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी। सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली, और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ। ये तीनों दरगाह आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये वही सलीम चिश्ती हैं जिनके नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर का नाम सलीम था, इन्हीं के नाम पर फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का दरगाह है। और मैं बता दूं कि जो सूफी संप्रदाय होता है, इस्लाम का ही एक शाखा है। सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम का ही एक शाखा है, इस्लाम का ही एक पार्ट है। इस्लाम में गाना बजाना और संगीत नृत्य बैन है, थोड़ा कठोरता का पालन किया जाता है, नियम कठोर है इस्लाम का। उसी में थोड़ा सा लिबरल फॉर्म लाया गया, जिसमें संगीत को, नृत्य को, गाने को, बजाने को अलाउ किया गया, उसी को सूफी कहा जाता है। वैसे मैं बता दूं कि सूफी कहता है, इस्लाम कहता है कि बंदा कुछ भी कर ले, खुदा नहीं हो सकता। खुदा अलग है, बंदा अलग है, क्योंकि हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद भी मरते समय बोल गए कि मेरे कब्र के सामने सर मत झुकाना, अल्लाह जो है उस मेरे से ऊपर है, अगर मेरे सामने सर झुकाओगे तो अल्लाह का अपमान होगा। ये कहता है इस्लाम। लेकिन वो कहता है, जो सूफी है वो कहता है कि बंदा अगर चाहे तो अपनी कोशिश से खुदा बन सकता है, बंदा चाहे तो खुदा बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसको इश्क मिजाजी करना पड़ेगा, तब उसे इश्क हकीकी होगा। इश्क का मतलब अल्लाह से है। वो आप आज जो इश्क करते हैं, लड़का लड़की, वो इश्क की बात नहीं कर रहा है ना, वो इश्क किसके लिए है? अल्लाह के लिए। शब्द इश्क शब्द आया था ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, अल्लाह के लिए। जो इश्क करेगा गॉड से, उसी को ईश्वर मिलेगा, वरना ईश्वर नहीं मिलेगा। एक पंक्ति भी है, सुना होगा आपने, इनका अमीर खुसरो का पंक्ति, दौलत मिली है इश्क की, अब और क्या मिले, वो चीज मिल गई है जिससे खुदा मिले, न कि मेरी प्रेमिका मिले। हालांकि अब किसी और को खुदा बना के बैठे हैं तो शेर किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। पर कहता है कि इश्क हकी मिजाजी और इश्क हकीकी
होगा आपको। बंदा चाहे तो खुदा बन सकता है, लेकिन इस्लाम कहता है बंदा खुदा नहीं हो सकता। इस्लाम में गाना बजाना बैन है, वहां गाना बजाना है। लेकिन याद रखिएगा, सूफी में भी एक सिलसिला है, नक्शबंदिया सिलसिला। सूफी में भी एक सिलसिला है, नक्शबंदिया सिलसिला, जहां पर गाना बजाना बैन है। सूफी में सारे सिलसिला में गाना बजाना होता है, पर नक्शबंदिया अकेले है जिसमें गाना बजाना नहीं होता। चलिए, तो अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। तानसेन का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण के बाद क्या नाम रखा गया? इस्लाम तानसेन, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे थे इनका नाम था। जब दरबार में आया तो तानसेन नाम पड़ा, पर इस्लाम धर्म अपनाने के बाद इनका नाम क्या हो गया था? विलायत खां, अता अली खां, बैरम खां, अली खां। क्या है औरंगजेब? क्या है उनसे की? सभी लोग उत्तर दीजिए, क्या नाम रख दिया गया था? बहुत अच्छा और नया प्रश्न, बस उत्तर तो दीजिए, मजा आएगा आज। बस लगातार जुड़े रहिए, लोगों को जुड़ते रहिए। और वीडियो जब समाप्त हो जाए तो वीडियो अपलोडिंग के बाद आप कमेंट जरूर करें। सभी लोग, कुछ कमियां हैं तो कमियों भी बताइए, ताकि अगले वीडियो में सुधार करके लावें। और अगर कोई कमी नहीं है, अच्छा लगा तो शाबाशी का भी, मतलब उसमें अगर मोटिवेशनल कुछ कमेंट करना है तो भी करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, समझते रहिए, यही मेरा उद्देश्य है, अच्छे प्रश्नों को लाना उद्देश्य। चलिए, तो इसका सही उत्तर देखा जाए। इसमें भी मिक्स उत्तर आया है, ए बी डी सभी उत्तर आया है। इसका बी आंसर से, जिन्होंने बी लगाया, बिल्कुल सही उत्तर अता अली खां। जब तानसेन ने इस्लाम अपना लिया तो इनका नाम अता अली खां हो गया था। वैसे बचपन का नाम रामतनु पांडे, बाद में तानसेन, और उसके बाद इस्लाम अपनाने के बाद अता अली खां इनका नाम हो गया था। ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे तानसेन। और तानसेन महोदय जब डेथ हुआ इनका, तो इनका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। वैसे ग्वालियर में तेली का मंदिर, सास बहु मंदिर भी ग्वालियर में ही है। ग्वालियर जो प्रदेश है मध्य प्रदेश में है, और ग्वालियर क्षेत्र बीहड़ में आता है। चंबल नदी के बीहड़ में ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड। ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, चंबल नदी के बीहड़ में आता है, जहां पर डकैत मलकान सिंह और फूलन देवी रहती थी। वो पूरा बीहड़ का इलाका है चंबल नदी का, जिसमें ग्वालियर, उसके बाद शिवपुरी, मुरैना और भिंड, पूरा क्षेत्र। अगर आप आगरा से होकर ग्वालियर जाएंगे, आगरा होते हुए ग्वालियर, तो रास्ते में पूरा बीहड़ आता है। पहले ट्रेन लूट लिया जाता था, पर अब तो माहौल बहुत बदल चुका है वहां। तो चंबल नदी में बीहड़ पाया जाता है, जहां डकैत रहते थे। चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल भी पाया जाता है। एकमात्र नदी भारत की है, एकमात्र नदी चंबल भारत की है, इसमें नेचुरली घड़ियाल पाया जाता है, राइनोसेरस पाया जाता है, नहीं तो गैंडा है, घड़ियाल पाया जाता है। चलिए चलिए भैया, इसका सही उत्तर हो गया अता अली खां। बहुत कुछ जानकारी देने की कोशिश करता हूं, भूगोल, इतिहास सबको मिक्स करता हूं, ताकि आपको अधिकतम चीज मिले। रॉबर्ट क्लाइव, अगला प्रश्न 20वां नंबर। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने कहा? चलिए, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसने कहा? बताइए। हॉकिंस, पीट, हैरियट, बी ए स्मिथ। बिल्कुल, एनर्जी लेवल अभी मैं 5 से 7 क्लास लिया हूं, 7 से 8 क्लास लिया हूं, और 9:30 बजे आपके सामने एनर्जेटिक होकर बोल रहा हूं। चलिए, हम चाहते हैं कि यही एनर्जी लेवल हमसे भी चौगुना एनर्जी लेवल अंदर आ जाए, ताकि आप बिल्कुल, थकना नहीं है, थकना मना है, और आपको कुछ कीर्तिमान रचना है, ताकि हमें भी गर्व हो कि ये जो बना है व्यक्ति इनसे पढ़ा था। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर दीजिए सभी लोग। सी लोग उत्तर दे रहे हैं ज्यादातर लोग। चलिए, इसका सही उत्तर देखता हूं क्या है। इसका सही उत्तर है पीट। पीट इज राइट आंसर। पीट सही उत्तर है इसका। पीट इज राइट आंसर। पीट ने कहा था इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। नीचे वाला स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसे किसने कहा था? पीट ने कहा था, याद रखिएगा। पीट महोदय ने कहा था रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। वैसे रॉबर्ट क्लाइव की बताऊं बात, रॉबर्ट क्लाइव जब भारत में आया था तो क्लर्क के पोस्ट, किरानी के पद पे आया था। जब भारत आया था तो किरानी के पद पे ज्वाइन किया था। चलिए, थैंक यू स्वीटी, इस तरह के मोटिवेशनल पंक्ति लिखने के लिए आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जब आया था क्लाइव तो आया था एक किरानी बनकर आया था, लेकिन अपने प्रतिभा के दम पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना और प्लासी की लड़ाई में हिस्सा लिया। और कहते हैं बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना का श्रेय भी किसको जाता है? बंगाल में डायरकी, ड्यूअल गवर्नेंस या डायरकी या द्वैत शासन की स्थापना का श्रेय भी क्लाइव को जाता है। याद रखिए, बंगाल में द्वैत शासन लगाया था क्लाइव ने, और उसे हटाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। यह भी याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा।
सदाग्रह शब्द, सत्याग्रह नहीं, सदाग्रह शब्द किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए राम मोहन गांधी, ऑप्शन बी मगन लाल गांधी, ऑप्शन सी हीरालाल गांधी, महात्मा गांधी। सदाग्रह शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा प्रश्न, नया प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। किस व्यक्ति ने सदाग्रह शब्द दिया था? पहली बार सदाग्रह टर्मिनोलॉजी प्रयोग किसने किया था? उत्तर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप लोग, ऐसे ही लगातार उत्तर देते रहिए, लगातार बने रहिए। हम शुभकामना, आशीर्वाद और क्वेश्चन से हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। नंबर सामने दे दिया हूं, कभी भी जरूरत पड़े रात को 12 बजे तक सुबह 6 से हमें आप कॉल लगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम थे, आपके साथ हैं और रहेंगे। कभी कॉल ना उठे तो 2 घंटे बात कर लीजिए, कहीं बिजी रहा हूंगा इसलिए नहीं उठा है। चलिए, राम मोहन गांधी, सी उत्तर ज्यादा लोगों का आ रहा है, लेकिन देखता हूं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर स्क्रीन पे लाया जाए, मगन लाल गांधी। सभी लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज किए, मगन लाल, बी इज राइट आंसर। मगन लाल गांधी, ये नहीं बी है, मगन लाल गांधी, मगन लाल गांधी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। मगन लाल गांधी ने सदाग्रह शब्द का प्रयोग किया था। मगन लाल गांधी ने सदाग्रह पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग इनके द्वारा नहीं किया गया था। मगन लाल गांधी ने सदाग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सदाग्रह का मतलब होता है। चलिए, वैसे बाकी हीरालाल जो थे, मनीलाल, हीरालाल, ये सब गांधी जी के पुत्र का नाम है। चलिए, अगला प्रश्न लाया जाए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, कोई बात नहीं, नए प्रश्न भी मिलने चाहिए, गलती होना भी कोई उसमें सॉरी की बात नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न फिर से इकोनॉमिक्स आ गया है। भारत में पहली बार, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स दोनों शामिल है, भारत में पहली बार बजट किस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलेजली, विल्सन और जॉनसन। बताइए, किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था? चलिए, कोशिश यही है कि नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न लाए जाएं। परीक्षा में क्वेश्चन होगा, यूट्यूब से क्वेश्चन लड़ेगा जी, चैलेंज है 90% क्वेश्चन। लगातार बीपीएससी के एग्जाम तक, यूपीपीसीएस के एग्जाम तक जुड़े तो रहिए, आपको लाभ मिलेगा। परीक्षा देके आके आप बोलेंगे, यूट्यूब पे मैसेज करेंगे आप कि सर क्वेश्चन लड़ा है, और उस दिन का इंतजार है, उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी, और रिजल्ट आएगा तो और खुशी होगी। चलिए, सभी लोग सी उत्तर दे रहे हैं। इसमें लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। ये अच्छा प्रश्न आपका था, लेकिन देखा जाए क्या सही उत्तर है। साक्षी ने भी सी दिया है। चलिए, इसका सही उत्तर लाया जाए स्क्रीन पर। सर विल्सन, आप लोग बिल्कुल इसमें सही उत्तर दिए। विल्सन, मैं बता दूं कि 57 के क्रांति के बाद, 57 के क्रांति के बाद ब्रिटेन भले ही इस लड़ाई को जीत गया था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर थे, लॉर्ड कैनिंग की आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज हो गई थी, इस लड़ाई में जीत गए थे अंग्रेज 57 की क्रांति में, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज हो गई कि विल्सन को बुलाना पड़ा। अब विल्सन ने 1860 में भारत का बजट बनाया, जिसमें नमक पर टैक्स बढ़ा दिया और टोबैको पर टैक्स लगा दिया। नमक पर टैक्स बढ़ा दिया और तंबाकू पर टैक्स लगा दिया। क्वेश्चन आता है, किस बजट में नमक पर टैक्स बढ़ाया गया था, तंबाकू पर टैक्स लगाया गया था? ये विल्सन के बजट में लगाया गया था। विल्सन पहली बार भारत में बजट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। और उसके बाद बजट चलता रहा। फिर 1922-23 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, और फिर इधर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया मोदी जी के समय। आपने सुना होगा कि रेल बजट जो अलग से आता था, मोदी जी के समय आम बजट में मर्ज कर दिया गया। डिटेल डिस्कशन तो नहीं करूंगा, क्योंकि अगला प्रश्न उसी पर है, इसलिए उसका आंसर लीक हो जाएगा, इसीलिए डिस्कशन नहीं करूंगा। चलिए, तो विल्सन आप लोग याद रखिएगा, ये 2 बातें, नमक पर टैक्स लगाना, बढ़ाना, और टोबैको पर टैक्स लगाना, याद रखिएगा। हाँ, 10 बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई, बिल्कुल। वर्तमान भाजपा की, देखिए अगला क्वेश्चन बजट से ही है, यही इसीलिए मैं उसका डिस्कशन आगे बजट में नहीं किया। वर्तमान भाजपा की सरकार, जब भाजपा की जब सरकार बनी, तो बजट में इसमें से क्या परिवर्तित नहीं हुआ? इनमें से क्या परिवर्तन नहीं हुआ? कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ, ये बताइए। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मिलाया गया, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय को मिलाया गया, रेल बजट को आम बजट से मिलाया गया, और आम बजट 1 फरवरी को आ रहा है, 1 फरवरी को पारित होता है, 1 फरवरी को पारित होता है। इनमें से कोई नहीं, क्या उत्तर है बताइए? कौन सा इसमें नहीं चेंज किया गया? इनमें से कौन चेंज नहीं हुआ, ये बताना है आपको। एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से मर्ज किया गया था, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन अब मोदी जी की सरकार में फिर से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। जब एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो रेल बजट को अलग कर दिया गया था।
आम बजट से। चलिए कौन सा इसमें ए और डी दोनों आंसर आ रहा है, बराबर बराबर वोटिंग है ए और डी का, ए भी उत्तर है डी भी उत्तर है, पर ज्यादातर लोग वैसे ए दिए हैं उत्तर, ए और डी दोनों उत्तर आ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ए दिया है। देखता हूं सही उत्तर, प्रिया शर्मा ने बी दिया है, इसके बाद पूजा सिंह ने भी बी दिया है, ए दिया है, कुमार अभिषेक जी ने डी दिया है, कुमारी स्वर्णलता जी ने बी दिया है, अभिषेक भाई ने डी, पूजा सिंह ने, सभी लोग उत्तर दीजिए। प्रीति यादव जी ने ए दिया है, भारी ने डी दिया है। चलिए इसमें मिक्स उत्तर है, देखा जाए इसका सही उत्तर क्या है। इनमें से कोई नहीं, जिन्होंने डी दिया बिल्कुल सही उत्तर है, डी इज राइट आंसर। मैं बता दूं कि मोदी जी तीनों चेंज किए हैं, ये तीनों परिवर्तन हुआ है फ्रेंड्स। योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय को मर्ज किया गया। पहले क्या होता था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर अलग आता था और नॉन प्लान्ड अलग आता था। अब क्या है, दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक ही एक्सपेंडिचर जारी होगा, उसी से प्लान्ड में भी खर्च होगा, उसी से नॉन प्लान्ड में भी खर्च होगा। प्लान्ड का मतलब किसी प्लानिंग के तहत, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान संपदा योजना, जो प्लान के अनुसार धन खर्च हो तो उसे प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और बिना किसी प्लान के इमीडिएटली धन खर्च हो तो उसे बोलते हैं नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को मिलाया गया, रेल बजट को आम बजट से मिलाया गया, और प्लस बजट जो 28 फरवरी को आता था उसे अब 1 फरवरी को लाया जा रहा है। तो ये तीनों परिवर्तन हुए थे। तो मैंने पूछा क्या परिवर्तन नहीं हुआ, ये तीनों परिवर्तन चूंकि हुआ, इनमें से कोई नहीं, यानी सब परिवर्तन हुआ है। तो डी आंसर सही है। ये तीनों नोट डाउन करिएगा, यही 3 बजट में चेंजेस लाए हैं मोदी जी। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर लाने जा रहा हूं, आपका स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, 24 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी रिजल्ट भी आया फाइनल इस बार, और प्रदीप कुमार ने ही टॉप किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, प्रदीप कुमार जोशी, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, अरुण अग्रवाल, किसे बनाया गया हाल ही में, 2-3 दिन पहले का न्यूज है। प्रदीप कुमार जोशी, राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, अरुण अग्रवाल। चलिए दिखाया जाए आंसर, यूपीएससी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया। सबका उत्तर यार प्रदीप ने टॉप किया है, और प्रदीप ही उत्तर आप लगा रहे हैं। देखता हूं सही उत्तर क्या है, बिल्कुल जिन्होंने ये लगाया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एज राइट आंसर, ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का चेयरपर्सन बनाया गया है। हालांकि बीपीएससी के भी चेयरपर्सन बदल चुके हैं, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। बीपीएससी का चेयरपर्सन किसे बनाया गया, खोज के ले आइएगा। हाल ही में बीपीएससी के चेयरपर्सन भी चेंज हुए हैं। अगला प्रश्न ला रहा हूं आपके स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। लगातार जुड़ते रहिए और लोगों को बताइए कि सर शुरू कर चुके हैं यूट्यूब पर, अधिकतम लोगों को बताया जाए ताकि 100, 200, 500, 2000, 3000 लोग जुड़े। 25वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। अलग से शिक्षा बोर्ड बनेगा उस राज्य में, बिहार, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, कहां किया गया है, देख रहा हूं। बोलिए बोलिए पिंटू जी, कौन सा डाउट है, क्वेश्चन तो बोलिए। और एक क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बोलिए, क्या डाउट है, क्वेश्चन बोलिए पिंटू भाई। मैं बिल्कुल तैयार हूं, रेडी हूं आपके लिए। सभी का उत्तर इसमें सी आ रहा है। केजरीवाल के 7 लोग जा रहे हैं, देखता हूं। रूबी ने भी दिया है डी, हालांकि सी भी उत्तर, सी है, डी भी उत्तर आ रहा है, ए भी उत्तर आ गया अमित कुमार का। पिंटू जी क्वेश्चन अपना प्लेस कीजिए, देखता हूं क्या प्रश्न है आपका। चलिए तो इसका सही उत्तर मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सभी लोग उत्तर दीजिए। अंतिम प्रश्न है ये, डी इज राइट आंसर, सॉरी सी इज राइट आंसर। दिल्ली ने अपना अलग से शिक्षा बोर्ड बनाएगा ताकि शिक्षा का बेहतरीन विकास हो। हाल ही में सरकार ने भी शिक्षा नीति लाई है, और जो नया शिक्षा नीति आया है उस शिक्षा नीति के तहत अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। अखिल भारतीय सेवा में आईएफओएस को कब जोड़ा गया, अच्छा ये ईयर है, मैं चेक करके बताऊंगा, इसमें मुझे ध्यान नहीं है कौन सा ईयर में, लेकिन आईएफओएस को जोड़ा गया था बाद में। पहले था आईएएस, उसके बाद आईपीएस को जोड़ा गया, सबसे अंत में 1960 के आसपास जोड़ा गया था। पिंटू जी मैं एक बार चेक करके आपको बताऊंगा, बार हमें कॉल कर लीजिएगा, फिर अगले डिस्कशन में हमसे फिर पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। याद करा दीजिएगा, सर बताया नहीं, मैं बता दूंगा। बिल्कुल, मैंने 3 है बताया था पिछले क्लास में कि 3 तरह की अखिल भारतीय सेवाएं हैं, पहला आईएएस, दूसरा आईपीएस, दूसरा आईएफएस। अखिल भारतीय सेवा का मतलब बताया था मैंने कि भैया जो केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए काम करें उसे अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। 312 के तहत राज्यसभा द्वारा इसका गठन किया जाता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। क्या क्वेश्चन है सर, क्या आप पटना में हैं? हाँ पटना में, अजीत जी पटना में हैं, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। कल तो एक बार कॉल कर लीजिएगा, कल मुझे
मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं टाइम बता दूंगा अगर कहाँ आना है, कैसे आना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये 3 सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा कहा था। अखिल भारतीय सेवा का जो निर्माण किया गया था वो केंद्र राज्य संबंध को बनाने के लिए। ये सब बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसा रहा आज का स्टूडेंट्स, कैसा रहा डिस्कशन, इसे आप लोग एक बार मुझे सर न्यू चेयरमैन बीपीएससी शिशिर सिन्हा, नहीं शिशिर सिन्हा तो खत्म हो गए, शिशिर सिन्हा रिटायर कर गए, साक्षी रिटायर हो गए, नए बने हैं, ध्यान रखिएगा, नया रिटायर हो गए हैं। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, वीडियो के बारे में कमेंट अपलोड होने के बाद, वीडियो अपलोड हो जाए तो सभी लोग प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो सभी लोग कमेंट करिएगा, ताकि बुरा कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई मन में बुरी बातें हो, कुछ ऐसा लगा हो मेरे तरफ से कुछ इसमें कमियां हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अधिकतम लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिकतम लोगों को इसका फायदा मिले। अब हम लोग मिलेंगे, आज मंडे है, वेडनेसडे को यानी परसों मिलेंगे हम लोग 9:30 बजे। वेडनेसडे 9:30 बजे मिलते हैं हम लोग, इतने ही क्वेश्चन के साथ, 25 क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू, शुभ आशीर्वाद, आप जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, मेरी भगवान से ही प्रार्थना है। शुभ रात्रि।